क्या आप बहरिया टाउन कराची में अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं? तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि मैं एफबीआर वैल्यू क्या रखूँगा, अपने टैक्स रिटर्न 2021 जब फाइल करूँगा तो उसमें क्या वैल्यू शो करूँगा, तो आप ज़रूर मेरी ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैं आज आपको तफसील एक प्रॉपर बताने लगा हूँ कि बहरिया टाउन कराची की एफबीआर वैल्यू क्या है जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे होंगे या बेच रहे होंगे, और साथ ही साथ आप किस तरीके से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त अक्सर बायर और सेलर का एक हमेशा से एक मसला रहा है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है तो उसका ये सवाल रहा है कि मैं एक अपनी एफबीआर वैल्यू क्या शो करूँगा ऑन पेपर्स और किस तरीके से इसको फाइल करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक निज़ाम इस तरीके से बना हुआ है कि एफबीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अच्छा खासा फ़र्क है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी 125 गज की 50 लाख की है, एफबीआर ने उसकी वैल्यू डिसाइड की हुई है 14 लाख रुपए, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो 14 लाख के हिसाब से पे करना है। तो वो लोग जो अपने रिटर्न एवरी ईयर सबमिट करवाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि मेरे अकाउंट से 50 लाख की ट्रांजैक्शन होगी तो मैं पूरा 50 लाख एफबीआर को शो करूँगा, जबकि हमारे गवर्नमेंट ने इसको पूरा रूल एक डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स भी जो पे करना है वो 14 लाख के हिसाब से पे करना है, और जो आप पे ऑर्डर भी बनाएंगे वो भी सिर्फ 14 लाख के ही बनाएंगे। तो ये इश्यूज सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की डीलिंग्स में हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, और सेम यही चीज़ एग्जिस्ट करती है बहरिया टाउन कराची में भी। बहरिया टाउन कराची में मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में जो रेट्स डिफ़ाइन है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो बहरिया टाउन के मौजूद हैं उसमें 125 गज की जो एफबीआर वैल्यू है वो 14 लाख रुपए, जो 250 गज है उसकी 28 लाख रुपए, जो 500 गज है उसकी 56 लाख रुपए, जो 1000 गज है उसकी 1 करोड़ 12 लाख रुपए, और जो आपका 2000 गज है उसकी 2 करोड़ 24 लाख रुपए। जब आप विला परचेज करते हैं 125 गज का तो उसकी 16 लाख 25 हज़ार रुपये, और 200 गज के विला के ऊपर 26 लाख रुपए की आपका एफबीआर वैल्यू काउंट होती है। हम साथ ही साथ अपार्टमेंट की बात करें तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट 26 लाख 60 हज़ार रुपये। इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट में आपका बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। 3 बेडरूम अपार्टमेंट 63 लाख और 4 बेडरूम अपार्टमेंट 8.2 मिलियन की एफबीआर वैल्यू इसकी काउंट की जाती है। अब देखिए, सेलर का जो टैक्स बनता है वो एफबीआर वैल्यू का 1%, वो लोग जो एवरी ईयर फाइल करते हैं वो 1% पे करते हैं उस एफबीआर वैल्यू का, और सेम चीज़ अगर वही सेलर अगर नॉन फाइलर हो तो वो 2% पे करता है। सेम गोज़ फॉर बायर, अगर वो फाइलर है तो एफबीआर वैल्यू का 1% पे करता है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 2% पे करता है। इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ने जो एक रिलैक्सेशन दी हुई है वो एक सेलर को रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर तो वो 4 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, 4 साल के बाद अगर वो चीज़ बेचेगा तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस, कोई भी टैक्स उसके ऊपर लागू नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन बायर हर सूरत, हर कंडीशन में उसको वो टैक्स 1% या 2% उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक इशू क्या आता है कि अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि मैं एफबीआर वैल्यू के मुताबिक अपने पे ऑर्डर्स बनाऊंगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं पूरी अमाउंट के पे ऑर्डर बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक आपस में एक कोलिजन टाइप है कि गवर्नमेंट वैल्यू कुछ है और मार्केट वैल्यू कुछ है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा लॉ क्या कहता है। ऑब्वियसली मैं एक कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसमें डील करता हूँ तो अक्सर वकील और कस्टमर्स हमारे साथ काफ़ी इस चीज़ में इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो मैं उनका आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, उनका एक लीगल पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि उनका क्या पॉइंट है कि आप अपने आप को किस तरीके से इसमें सिक्योर कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो अगर तो आप एज़ पर एफबीआर वैल्यू अगर आपने अपने पे ऑर्डर्स बनाए हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिटर्न उसी वैल्यू पे ही अगर आप पे करना चाह रहे हैं, तो आप नॉर्मल, क्योंकि आप 1% ऑफ द टैक्स वैल्यू आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं,
तो आपको गवर्नमेंट को अब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है सेम पीरियड अगर तो आपने बाई की है। और जो सेलर है, सेलर के ऊपर दूसरी बात एक इम्प्लीमेंट होती है कि उसको एक कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। अगर तो उसने ये दिखाया था जब परचेज़ करते वक्त कि मैंने 14 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, अगर उसने FBR को फॉलो किया था प्रॉपर्टी की टैक्स वैल्यू को और 14 लाख का पे करके, और उसने फ़र्ज़ करें वो ये दिखाता है मैंने 16 लाख का बेचा है, तो वो 14 लाख के ऊपर वो जो 1% बैरियर के अंदर ही एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो पे कर देगा 14,000 जो बनता है उसका, अगर तो वो फाइलर है। और जो उसको गेन हुआ है कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन के ऊपर एवरी ईयर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी को रिवाइज करती रहती है। लास्ट ईयर जो था आपका 10% ऑफ आपको कैपिटल गेन का टैक्स पे करना था, कभी 5% होता है, कभी 10% होता है, तो इस साल भी अप्रॉक्स 10% के करीब ही है। तो 2 लाख के ऊपर आपको 10% जो कि 20,000 रुपये बनता है आपको ये पे करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आप अपार्टमेंट परचेज़ करें, आप विला परचेज़ करें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा सिंपल है कि आप FBR वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप पे कीजिए, पे ऑर्डर रिसीव करें और रिमेनिंग आप कैश रिसीव करें। अब दूसरी तरफ वो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं कहीं भी कैश के ऊपर डील नहीं करूंगा, मैं पूरी जितने में मैं बेच रहा हूं उतने की ही मुझे पे ऑर्डर रिसीव करने हैं, आप उतने का ही मुझे एग्रीमेंट बना के दें। तो इसमें भी एक बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 125 गज का प्लॉट परचेज़ किया है, उसमें आपने 14 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया क्योंकि 14 लाख रुपए की उसकी FBR वैल्यू कही गई थी, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो 50 लाख रुपए की परचेज़ की है। तो बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, आपको सबसे पहले ये क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की होगी तो उस टाइम आपने ये कहा होगा कि मैं इतने में इतने में मैंने परचेज़ की है, तो उतनी आपकी कॉस्ट हो जाएगी। आप सिंपल जो रिमेनिंग बीच का बैलेंस होगा आप उसमें 1% जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो उस बीच के डिफरेंस का 1% आप मज़ीद गवर्नमेंट में जमा करवा देंगे। और यही सेम प्रॉपर्टी अब आपने उस मोमेंट अब 55 लाख रुपए में बेची है, तो सेम चीज़ आप क्या फॉलो करेंगे कि आप जब बेच रहे होंगे तो 14,000 रुपये का टैक्स आप फिर देंगे और रिमेनिंग का जो आपका टैक्स होगा, जो बीच का जो बैलेंस है उसका मज़ीद आप 1% रिटर्न करते वक्त जमा करवाएंगे। और साथ ही साथ कैपिटल गेन, क्योंकि आपने देखा होगा आपने प्रॉपर्टी जो परचेज़ की थी वो 50 लाख की परचेज़ की थी, लेकिन जब आपने बेची है तो आपने 55 लाख में बेची है, तो आपको 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन गवर्नमेंट को अलग से आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये तरीक़ेकार हैं सिंपल, लेकिन क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर वकील, अक्सर लोग आपको आपके हिसाब से गाइड करते हैं। आप जिस तरह चाहते हैं आप उस तरीके से अपने एडवोकेट को, अपने लीगल एडवाइज़र को आप उसको बताएं, वो आपको उसी हिसाब से आपको पूरा प्लान बना के बताएगा और आप उसी हिसाब से आप अपने रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो लोग इस चीज़ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, लेकिन हर साल के एंड में जो आपको रिटर्न फाइल करने होते हैं उसमें मेन चीज़ आपका लीगल एडवाइज़र है, वही आपको गाइड करेगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा अपना एक वाक़या बताऊं, मेरे एक कस्टमर है जिनके साथ मेरी डील हुई 2 बेडरूम अपार्टमेंट की। उनका जब मैंने अपार्टमेंट बेचा, उन्होंने जो परचेज़ किया था वो 26 लाख रुपए का अपार्टमेंट परचेज़ किया था इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू, लेकिन जब उन्होंने बेचा तो उस टाइम उस 2 बेडरूम अपार्टमेंट की प्राइस 6.5 मिलियन थी। अब उन्होंने ये वाली बात बैठ के डिस्कस की कि मैं क्या करूं, तो मैंने उनको यही कहा कि सर आप अपने लीगल एडवाइज़र से बात करें। तो उनको जो एडवाइस मिली वो यही मिली कि आप सिंपल आप जो है जितने में आपने परचेजिंग की है आप उतना ही उसको दिखाएं और बाकी पेमेंट आप कैश ले लें। एक तो ये सिंपल गो में उन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली कि वो 26 लाख रुपए दिखाया और गवर्नमेंट को बताया कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, और रिमेनिंग उन्होंने कैश लिया और कैश उन्होंने आपकी प्रॉपर जो वाइट मनी थी उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा कैश रिसीव किया, गवर्नमेंट को कहीं शो नहीं किया। अदरवाइज़ नॉर्मल जो तरीक़ेकार होता उस मोमेंट वो यही होता कि आप पूरा का पूरा पे ऑर्डर बना के अपने अकाउंट में उतारते और आप गवर्नमेंट को बताते कि मैंने 26 का लिया था, आज 65 में बेचा है, और ये बीच का आपका मेरा कैपिटल गेन हुआ है जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट का 5% या 10% बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल हमारे यहाँ टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भी लोग टैक्स नहीं पे करते,
और अवॉइड करते हैं कि हम कम से कम टैक्स पे करें, क्योंकि गवर्नमेंट इन रिटर्न आपको कुछ भी फेवर नहीं करती। तो इस तरह के होते हैं और अक्सर औकात आप जानते हैं, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ये इसी तरह की लड़ाई रहती है और ब्रोकर ही बीच में पिस रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। अब सेलर कुछ कह रहा होता है और बायर कुछ कह रहा होता है, तो बीच में हम यही सॉल्यूशन निकालते हैं कि कोई ना कोई बीच का सॉल्यूशन निकले। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने सर के ऊपर सवार मत करें। आप अपने सिंपल एक लीगल एडवाइज़र से जिस तरह आपको सेकेंड हैंड पे देखें, क्योंकि ये जो रूल है ना, ये डिफ़ाइन नहीं है। ये रूल 14 लाख वाला या जो FBR की वैल्यू है, ये इतनी कम है कि अक्सर औकात बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है। तो कहीं भी कोई चीज़ लाइन ड्रॉ नहीं हुई हुई, जो लाइन ड्रॉ है वो बिल्कुल ही ख़राब है। तो आप दोनों आपस में बायर और सेलर बैठ के बीच की एक लाइन ड्रॉ करें जिसमें आपको भी बेनिफिट हो और उनको भी बेनिफिट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि मेरा बेनिफिट ही होना चाहिए, सामने वाला मुझे नहीं पता। तो इसलिए कोई भी लॉ इसमें डिफ़ाइन नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट बनाएं, एक ऐसी वैल्यू बनाएं जिसमें टैक्स उनको भी एक नॉर्मल पे करना पड़े और आपको भी पे करना पड़े। अगर दोनों ही अच्छे हैं तो दोनों ही सेम अपनी प्राइस के ऊपर जिस पे उन्होंने परचेज़ किया और जितना उन्होंने बेचा था वो कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से भी डील कर सकते हैं। और लास्ट बात, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं और जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस का एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रूल डिफ़ाइन नहीं है, तो रूल वही है जो आपका और सामने वाले बायर और सेलर के बीच में म्यूचुअली डिसाइडेड होगी। ये कोई एक बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। लोग शायद इस चीज़ के ऊपर जितनी लड़ाई करते हैं वो एक क्राइम समझ के इसको लड़ाई करते हैं, लेकिन ये सारी बातें आप आपस की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट FBR में रिटर्न सबमिट करवाने के बाद आ भी जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका टैक्स ही पे करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने चाहने वाले और ऐसे लोग जो कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए ये डिसाइड करना कि हम FBR वैल्यू क्या रखें और किस अमाउंट का एक एग्रीमेंट बनाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।